Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 8 of chapter 6 work energy and power। और प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की, और उस कोलिजन में आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी m1 मास वाली ऑब्जेक्ट की और m2 मास वाली ऑब्जेक्ट की। हमने कंसीडर किया था m1 मास वाली ऑब्जेक्ट u1 स्पीड से ट्रेवल कर रही है, m2 मास की ऑब्जेक्ट u2 स्पीड से ट्रेवल कर रही है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2 हुई कोलिजन से पहले, और कोलिजन हुआ तो इसकी स्पीड v2 हो गई, इसकी स्पीड v1 हो गई है, और अभी भी दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसा मैंने एज्यूम किया था। और एज्यूम करने पर मैंने देखा फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 होगी, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के हमने प्रूव करी है। और ऐसा प्रूव करना आपके पेपर में आए तो आप इतना प्रूव कर कर दिखाएंगे। उससे आगे बात तब करेंगे जब फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पूछा होगा, और हमने करी लास्ट लेक्चर में, और हम आ चुके थे इन एक्सप्रेशंस पर कि फाइनल वेलोसिटी पहले पार्टिकल की हो गई है इतनी और दूसरे की इतनी हो गई है। अब इसके स्पेशल केसेस में कुछ बहुत सारे इसमें स्पेशल केसेस पढ़ने को मिलेंगे आपको, तो स्पेशल केसेस की बात करते हैं इसके अंदर कि क्या स्पेशल केसेस पढ़ने को मिलेंगे आपको। बड़े ही अच्छे केसेस हैं भाई। इस बार के पेपर में ना इस तरह का बड़ा डेरिवेशन पूछना थोड़ा मुश्किल है, आपसे आसान चीजें पूछी जा सकती हैं। फोर्स पूछा जा, जैसे हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में पढ़ा वर्क डन का फॉर्मूला, उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम पर क्वेश्चन जाने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के क्वेश्चन पढ़े, वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पढ़ी है, वो इंपॉर्टेंट है। कोलिजन का बड़ा डेरिवेशन शायद इस बार ना आए, बट आने को आ सकता है क्योंकि सिलेबस में है और हमने इसीलिए पढ़ा है। अभी हम और भी टाइप के कोलिजन पढ़ेंगे, वो भी सिलेबस के अंदर है, लेकिन फिलहाल इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की बात करी थी, और ये एक्सप्रेशंस आ गए हैं फाइनल वेलोसिटीज के कितनी फाइनल वेलोसिटी होगी, ये फॉर्मूला। ऐसा कोई बड़ा सा फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत तो नहीं है भाई, आपको ऐसा फॉर्मूला रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा डेरिवेशन ही पूछा जाएगा, और आप डिराइव कर कर ये v1 v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, ये v1 v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे डिराइव कर कर। और अगर स्पेशल केस पूछा गया है, स्पेशल केस पूछे जा सकते हैं, और स्पेशल केस क्या हो सकते हैं। नंबर 1 स्पेशल केस हो सकता है m1 मास बराबर होता m2 के, दोनों को कुछ m लेट कर लेते। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास आइडेंटिकल होता, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास क्या होता, सेम होता, अगर ऐसा होता तो क्या कंडीशन होती वेलोसिटीज की। तो आप इन एक्सप्रेशंस में m1 को m2 के इक्वल पुट कर दीजिए। अगर ऐसा होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं पहले पार्टिकल की v1 स्पीड क्या होगी। यहाँ m1 m2 अगर इक्वल होंगे तो माइनस होकर कैंसिल, ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी भाई। यहाँ पर ये 2m होगा, ये m और m दोनों सेम है तो m प्लस m 2m होगा। 2m ऊपर वाले 2m से कटेगा और u2 बचेगा, 1 हो गया ये कट कर सारा, और u2 बचा भाई। स्टेप्स नहीं किए मैंने, अगर किसी को लगता है कि ये समझ नहीं आया तो आप ये कंडीशन पुट करना इसके अंदर कि v1 के अंदर क्या पुट करना, m1 और m2 दोनों को m पुट कर दीजिए, सोल्व करिए क्या होगा। यहाँ m से m कट कर 0 हो जाएगा, ये सारा 0। यहाँ ऊपर 2m होगा, नीचे m प्लस m 2m से 2m कटेगा, u2 बचेगा। यानी पहले पार्टिकल की वेलोसिटी u2 हो गई है, और यानी जो स्पीड पहले सेकंड ऑब्जेक्ट, एक पहला m1 मास u1 स्पीड से चल रहा है और दूसरा मास u2 स्पीड से चल रहा है। जब कोलिजन हुआ है पहले की स्पीड कितनी हो गई है, u2 हो गई है। यानी कोलिजन से पहले जो स्पीड थी आगे वाले ऑब्जेक्ट की, कोलिजन के बाद वो स्पीड हो गई है पीछे वाली ऑब्जेक्ट की, एक्सचेंज हो गई है। ठीक इसी तरह से v2 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ v2 में यहाँ m और m इक्वल रखूंगा, ये भी कैंसिल होकर 0 होगा।
यहाँ ये 2m होगा, नीचे m प्लस m2m होगा, कट के u1 हो जाएगा। वेलोसिटीज इन्होंने बस क्या कर ली है, एक्सचेंज कर ली है। ये स्पेशल केस है यहाँ पर कि इन दोनों ने वेलोसिटीज को क्या कर लिया है, एक्सचेंज। जितनी स्पीड से m1 चल रहा था अब उससे m2 चलने लगेगा, जिस स्पीड से m2 चल रहा था उससे अब m1 चलने लगेगा। इसके बाद बात करी जाए दूसरे स्पेशल केस की, m1 बराबर हो m2 के और साथ साथ मान लो u2 इज इक्वल टू 0 होती। जिस ऑब्जेक्ट को जाकर हिट किया है m1 ने m2 को जाकर हिट किया है, कोलाइड किया है, कोलिजन हुआ है, मान लो m2 रेस्ट पर होती, एक बॉल रेस्ट पर है और दूसरी बॉल आकर इससे टकराए, तो m2 रेस्ट पर है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी u2 की वैल्यू मैंने 0 मान ली है इस बार, और मास दोनों का क्या है, सेम है। अगर मास दोनों का सेम है तो v1 इक्वल टू u2 आएगा, और अब क्योंकि u2 0 है v1 इक्वल टू 0 आया। भाई ये m बराबर है, ये कैंसिल होकर 0 हो गया, और यहाँ u2 की वैल्यू अब 0 रखूंगा, ये पूरा भी 0, तो v1 0 आया इस तरह से। और v2 इसका मतलब कितना आएगा, वो तो u1 है ही भाई, ये दोनों कैंसिल होकर 0 होंगे, ये इससे कैंसिल होगा, और v2 तो u1 के क्या है, इक्वल है। अगर मान लीजिए दूसरी वाली ऑब्जेक्ट रेस्ट पर थी तो जब ये m1 आकर कोलाइड करेगी, ये रेस्ट पर जो थी ये उतनी स्पीड से चलेगी जिससे m1 आई है, और m1 किस पर आ जाएगी, रेस्ट पर। तो ये थी इस पर आकर टकराई, ये चलने लगी और ये रुक गई है। ऐसा होगा अगर इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, भाई हम ध्यान रखना, हम सिर्फ इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। और भाई आगे के और भी स्पेशल केस हैं, और भी स्पेशल केस हैं, आपसे पेपर में ये 2 इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट में एक तीसरा भी है। मान लीजिए m1 मास तो क्या होता, m1 मास m2 मास जो होता वो m1 से बहुत बहुत बड़ा होता भाई, और रेस्ट पर भी होता भाई। मान लीजिए अगर मान लीजिए m2 मास m1 से बहुत ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, जैसे एक दीवार की बात करूं तो उसका मास बहुत ज्यादा है और वो रेस्ट पर भी है, तो u2 0 हो गया, और m2 उस ऑब्जेक्ट का मास बहुत बड़ा है, और एक m1 मास की ऑब्जेक्ट है जैसे एक बॉल, ये जाकर टकराई, आप जानते हैं टकराकर वापस आ जाती है, दीवार लगभग रेस्ट पर ही रहती है क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है। ऐसा ही कुछ रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए, और हम देखते हैं भी कैसा रिजल्ट आया। m2 बहुत बहुत बड़ा है m1 से, और u2 0 है। v1 की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पर, क्योंकि u2 की वैल्यू 0 है, ये पूरी टर्म 0 हो गई भाई। यहाँ पर बात करिए, m2 बहुत बड़ा है किससे, m1 से, m1 को नेगलेक्ट कर दीजिए, यहाँ से m1 नेगलेक्ट हो गया, यहाँ से भी m स्मॉल है ना, m2 के कंपैरिजन में m1 बहुत छोटा है, दीवार का मास कितना ज्यादा है, बॉल का मास बहुत कम है, नेगलेक्ट कर दिया, तो फिर m2 बचा, m2 से m2 कैंसिल हो गया, ऊपर माइनस का साइन था, v1 इज इक्वल टू माइनस का u1 आ गया, बाउंसेस बैक लिखिएगा, सॉरी बाउंसेस बैक विद सेम स्पीड, ऐसी कंडीशन कब देखने को मिली, यहाँ m1 था और इस तरह से था भाई, तो v1 इज इक्वल टू माइनस u1 का मतलब जितनी स्पीड से ये आई थी टकराकर उतनी स्पीड से वापस आ गई, नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है अगर m2 मास में बहुत बहुत क्या है, बड़ा। और दूसरा तो रेस्ट पर था, v2 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v2 की क्या होगी, यहाँ पर u2 0 है इसलिए ये वाली पूरी टर्म 0 है, और क्योंकि m1 तो नेगलेक्ट करने लायक है, m1 ऊपर नेगलेक्ट कर दूं, नीचे m1 नेगलेक्ट कर दूं, m1 नेगलेक्ट करने का मतलब 0 की तरह है m1, तो ये 0 हो गया अभी यहाँ पर, और v2 0 रही, दूसरी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगी और पहले वाली ऑब्जेक्ट टकराकर बाउंस बैक हो जाएगी। ये तीसरा स्पेशल केस भी आपको क्लियर होना चाहिए, और नहीं तो वीडियो को एक बार
पीछे जाकर दोबारा देखें, जरूर समझ में आएगा आपको। चौथी बात को समझिएगा, M1 इस बार बहुत बहुत बड़ा होता M2 से, और दूसरी वाली किस पर होती, रेस्ट पर। M2 रेस्ट पर है और M1 बहुत बड़ी है भाई। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक छोटा सा जो है वो क्या अभी मार्बल रखा हुआ है और उस पर एक बड़ी बॉल जाकर एक मार्बल रखा हुआ है रेस्ट पर और उस पर एक बड़ी बॉल आकर टकराती है, तो क्या देखने को मिलेगा, V1 देखते हैं भाई पहले, क्योंकि U2 0 है, ये टर्म पूरी 0 हो गई। और यहाँ पर M1 बहुत बड़ा है, इस बार M2 को नेगलेक्ट करिए यहाँ पर भाई, फिर M1 से M1 कटेगा, इक्वल टू U1 आ गया। बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट अगर जाकर टकराती है किससे, छोटी सी किसी ऑब्जेक्ट से मान लीजिए, तो छोटी सी ऑब्जेक्ट आगे कहीं जाएगी और वो बड़ी ऑब्जेक्ट एज यूजुअल उतनी ही स्पीड से चलती रहेगी, कोई खास चेंज नहीं आता उसके अंदर। और V2 इज इक्वल टू बराबर, यहाँ पर ये माइनस का M2 था, ये प्लस का M2, वैसे ही लिख देता हूँ। U2 0 है, ये पूरी टर्म 0 हो गई। M1 बहुत बड़ा है M2 से, यहाँ M2 को नेगलेक्ट किया, M1 से M1 कटने पर, M2 तो नेगलेक्ट कर दिया, ये बच गया सिस्टम। M1 से M1 कटने पर 2U1 आ गया है। अगर मान लीजिए वो जो बॉल आकर टकराई है वो बहुत बड़ी है, तो वो कॉलिजन के बाद भी उसी डायरेक्शन में लगभग उतनी ही स्पीड से चलती रहेगी, दूसरी वाली ऑब्जेक्ट दुगनी स्पीड से आगे जाएगी, इतनी स्पीड जिससे ये आई है इससे ज्यादा स्पीड से। इसका एक एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी कार में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप किसी कार में ट्रेवल कर रहे हैं, काफी स्पीड से आपकी कार चल रही है और कोई बटरफ्लाई शीशे पे टकराती है, कोई मक्खी शीशे पे टकराती है, कोई मच्छर आकर टकराता है, या कोई भी इंसेक्ट आकर टकराता है, या कोई जानवर छोटा जैसे डॉग वगैरह, नहीं आना चाहिए कभी भाई, हम ऐसा जो है वो प्रे करेंगे कि सब सुरक्षित रहें। लेकिन बाई चांस किसी बड़े व्हीकल के सामने छोटा सा अगर जानवर आ गया है तो वो बहुत दूर जाकर गिरेगा, गाड़ी की स्पीड में कोई खास चेंज नहीं आएगा। सही एग्जांपल आपको समझ में आएगा जब गाड़ी चल रही है और गाड़ी के चलते चलते मान लीजिए भाई ये गाड़ी इस तरह से चल रही थी, और गाड़ी जब चल रही है तो गाड़ी के शीशे पे कोई इंसेक्ट आकर टकराता है, ये एग्जांपल है भाई। ये M1 मास कार का बहुत ज्यादा है इंसेक्ट के मास से, इसलिए कार तो लगभग उतनी ही स्पीड से चलती ही रहेगी और इंसेक्ट का पता नहीं क्या हुआ होगा भाई इस केस में। तो ये भयंकर कॉलिजन जब हुआ होगा तो मुश्किल से वो बच पाया होगा शायद, और या फिर बच भी जाए भाई। तो ये स्पीड की बात थी भाई इस तरह से, तो ये समझ पाएंगे। ये केस थे 4 स्पेशल केस इस तरह से ये देखने को मिलता है जब बॉल टकराती है किसी उस पर जाकर। आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कुछ चीजें, अगर मैं ना लिखूं जैसे इस केस को याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं कि हिंदी में लिख लीजिए जब बॉल टकराती है किसी वॉल पर, मैं लिख भी देता हूं भाई। तो ये एग्जांपल है जब बॉल कोलाइड विद वॉल। तो जब एक बॉल दीवार पर टकराती है, बॉल का मास बहुत ज्यादा है, वो लगभग रेस्ट पर ही रहती है, बॉल बाउंस बैक होकर आ जाती है। एक गाड़ी का केस है, इंसेक्ट जो है वो डबल स्पीड से आगे गया होगा और हमारी कार लगभग उतनी स्पीड से चलती रही होगी। तो ये 4 स्पेशल केस थे इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन का डेरिवेशन। सिलेबस में इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन भी है, मैं उसका जिक्र अभी करूंगा। और पेपर में खास तौर पर इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन आपसे पूछा जाएगा। भाई यहाँ तक जो हमने पढ़ा है आपसे आपके एग्जाम में 11th क्लास के फाइनल एग्जाम्स में, यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है वर्क के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, और हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बारे में जो पढ़ा है, ये चीजें पूछी जाएंगी। और एक और बात पूछी जा सकती है ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या प्रूव करिए, कंजर्वेटिव प्रूव करिए, हम कर देंगे प्रूव उसे। ये चीजें यहाँ तक पेपर में पूछी जा सकती हैं। फिर भी मैं डिस्कस करूंगा जो सिलेबस में है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में बार बार नहीं पूछा जाता। लेकिन
सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है, उसकी बात करेंगे। और मैं बात करने वाला हूं भाई, अगर इलास्टिक कोलिजन होता, अगर इलास्टिक कोलिजन होता, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन में, अगर इलास्टिक कोलिजन टू डायमेंशन में होता तो फाइनल वेलोसिटीज के एक्सप्रेशन जान लेते। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का एक बड़ा सा डेरिवेशन अभी हमने पढ़ा, फाइनल वेलोसिटीज आई, मैंने 4 स्पेशल केस भी बताए आपको। ऐसे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन अगर पूछा जाए तो क्या और बड़ा डेरिवेशन होगा? नहीं, और बड़ा डेरिवेशन नहीं होगा। देखिए छोटा सा डेरिवेशन होगा। किस तरह से? पहली बात, एक ऑब्जेक्ट है, पहली बात तो ये समझिएगा, एक ऑब्जेक्ट है ये, इसका मास m2 है और ये कुछ u2 स्पीड से x एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ये कुछ u2 स्पीड से x एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है इस तरह से। और एक ऑब्जेक्ट आई है भाई, यहां से एक ऑब्जेक्ट आई है यहां पर, तो ये ऑब्जेक्ट एक आई है, m1 मास है इसका, और ये कुछ u1 स्पीड से आ रही है, ये भी x एक्सिस में ट्रेवल कर रही है इस तरह से, ये भी x एक्सिस में ट्रेवल कर रही है इस तरह से। तो ये x एक्सिस एक ही डायरेक्शन में दोनों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। मान लो जब ये m1 जाकर टकराएगी m2 से, टकराने के बाद ये m1 जो है वो इससे टकराने के बाद कुछ इस डायरेक्शन में चली जाए v1 स्पीड से θ1 एंगल बनाते हुए, और ये m2 मान लो इस डायरेक्शन में चली जाए कुछ v2 स्पीड से x एक्सिस के साथ θ2 एंगल बनाते हुए। तो इस तरह से मोशन इन अ प्लेन हो जाए, क्या हो जाए? इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन हो जाए। कैरम खेलते वक्त भाई, अगर मान लीजिए आप जो गिट्टी बोलते हैं उनको एक तरह से, तो उन गिट्टियों को आप स्ट्राइकर से हिट कर कर एक होल के अंदर डालना चाहते हैं और सीधी अगर रखी हुई है तो आप बिल्कुल सीधा हिट करना चाहेंगे। अगर कैरम बोर्ड में, कैरम बोर्ड के अंदर इस तरह से, अगर कैरम बोर्ड के अंदर आपके सामने बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से कुछ रखा हो कि यहाँ स्ट्राइकर रखकर, यहाँ स्ट्राइकर को रखकर आप इस डायरेक्शन में इसे भेजना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कोलिजन इन वन डायमेंशन होना चाहिए भाई। आप बिल्कुल उसको बैक साइड से इस तरह से हिट कराना चाहेंगे कि ये स्ट्राइकर जाकर इस पर लगे और ये गिट्टी सीधा जाकर यहाँ गिरे भाई। लेकिन अगर मान लीजिए ये पोजीशन इसकी यहाँ होती इस तरह से, या इसकी पोजीशन मान लो यहाँ होती इस तरह से, कि अब आप ऐसा एंगल नहीं बना पा रहे कि इसे सीधा डाल सकें, और आपने यहाँ स्ट्राइकर रखा है इस तरह से, आप इसे कुछ इस तरह से हिट करना चाहेंगे यहाँ पर कि इससे हिट होने के बाद ये हिट होगा, हो सकता है स्ट्राइकर इधर चला जाए और ये टकराने के कारण इधर चली जाए। ऐसा खिलाड़ी बनने की कोशिश हम अक्सर करते हैं भाई। कैरम बोर्ड के गेम में बड़ा मजा आया होगा, आपने बहुत बार खेला होगा। तो इस तरह से कोलिजन किसमें हो जाएगा? टू डायमेंशन में होगा। लेकिन ये कैरम वाले केस में इलास्टिक कोलिजन नहीं है, वो इन इलास्टिक कोलिजन है। मैं इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं, वो मैंने एक एग्जांपल लिया है टू डायमेंशन कोलिजन का, कोलिजन इन टू डायमेंशन का एग्जांपल लिया है। m1 टकराती है m2 से जाकर और इधर की तरफ कहीं चली जाती है v1 स्पीड से, m2 इससे कोई कोलिजन के बाद इधर चली जाती है v2 स्पीड से। इनिशियली ये सिर्फ x में जा रही थी भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझिए, कोलिजन होने से पहले ये सिर्फ और सिर्फ कहां जा रही थी? x एक्सिस में जा रही थी। तो इनका इनिशियल मोमेंटम कहां था? सिर्फ x एक्सिस की डायरेक्शन में था। कोलिजन होने से पहले दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, x एक्सिस में जा रही थी, इसलिए इनका मोमेंटम सिर्फ x एक्सिस में था। इनका y में कोई मोमेंटम नहीं, इनका z में कोई मोमेंटम नहीं, इनका x एक्सिस के अलावा किसी भी डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था। बट कोलिजन होने के बाद ये तो कुछ इस डायरेक्शन में चली गई है, इसका मास इनटू में वेलोसिटी कर दो तो कुछ मोमेंटम होगा, इसका भी मास इनटू वेलोसिटी कर दो तो कुछ मोमेंटम होगा।
मेरे पास x के अलावा किसी डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं था, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद टोटल मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। लेकिन कंजर्व होगा कैसे जब डायरेक्शन ही ऐसी हो गई है इस तरह से। अगर ऐसा है तो भाई मैं रिजोल्व कर देखता हूं। मैं अगर v1 को, ये v1 वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में यूं आई है, इसको रिजोल्व कर दूं दो पार्ट्स में। ये एक तरफ x एक्सिस बन रहा है और एक तरफ क्या बन जाएगा, y एक्सिस बन जाएगा। तो भाई x एक्सिस की तरफ अगर इसने ये θ1 एंगल बनाया हुआ है, x एक्सिस के साथ इसने कुछ θ1 एंगल बनाया हुआ है, यहाँ पर ये θ1 एंगल बनाया हुआ है इसने यहाँ पर। तो θ1 एंगल के साथ θ1 एंगल बनाया, v1 वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में, इस v1 वेलोसिटी ने θ1 एंगल बनाया हुआ है इस x एक्सिस के साथ। तो इस θ1 एंगल पर रिजोल्व कर दूं तो v1 cos θ1 वेलोसिटी आएगी x एक्सिस की डायरेक्शन में, और इस v1 को रिजोल्व करने पर एक वेलोसिटी आएगी v1 sin θ1 y की डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी को क्या कर लिया गया है, रिजोल्व कर लिया गया है। वेलोसिटी को क्या कर लिया गया, रिजोल्व। तो कुछ θ1 एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में m1 अगर गई है तो रिजोल्व करने पर मैं कह सकता हूं कि कुछ वेलोसिटी x में है, कुछ वेलोसिटी y में है। यही रिजोल्यूशन का फायदा है, आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक इसी तरह से ये जो v2 वेलोसिटी है, m2 इस डायरेक्शन में गई है, तो इस डायरेक्शन में v2 को, इस डायरेक्शन में v2 है इस तरह से कि x एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है, θ2 एंगल बन रहा है। x एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, θ2 एंगल बन रहा है। मैं दो पार्ट्स में इसे रिजोल्व कर दूं मान लो, तो भाई एक साइड पर क्या होगा, v2 cos θ2 लिखा जाएगा और इस y की डायरेक्शन में लिखा जाएगा v2 sin θ2। इस तरह से वेलोसिटीज को रिजोल्व क्यों किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है ना भाई। आपने क्वेश्चन किया है 5वें चैप्टर में इस तरह का, x में पहले जो मोमेंटम था वो इक्वल रखा जाएगा x में अब जो मोमेंटम है, y में पहले जो मोमेंटम था वो इक्वल रखा जाएगा y में अब जो मोमेंटम है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये x एक्सिस में जा रही थी दोनों, तो इनका मोमेंटम सिर्फ x में था, y में इनका कोई मोमेंटम नहीं था भाई। y में अगर इनका कोई मोमेंटम नहीं था, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये हमने देखा इस तरह से कोलिजन हुआ और रिजोल्व कर लिया। अब थ्योरेटिकल पार्ट पर आइए भाई कि ये इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन, ये इलास्टिक कोलिजन है। तो इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम इज कंजर्व, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, कंजर्व रहता है। तो भाई x एक्सिस का मोमेंटम x के इक्वल, y का मोमेंटम y के इक्वल भाई ये m1 स्पीड से, m1 मास u1 स्पीड से चल रहा था, मोमेंटम हो गया m1 u1। ये m2 मास u2 स्पीड से चल रहा था, ये मोमेंटम हो गया m2 u2 इज इक्वल टू, कोलिजन के बाद x की डायरेक्शन में मोमेंटम देखिए भाई, m1 की वेलोसिटी x में है v1 cos θ1 और m2 मास की वेलोसिटी x में है v2 cos θ2। तो m1 मास और v1 cos θ1 और प्लस m2 मास और v2 cos θ2, और ये x में पहले इतना मोमेंटम था और ये x में अब फाइनल मोमेंटम है। इसे इक्वेशन नंबर क्या नाम दीजिएगा आप, 1 नाम दीजिएगा। ठीक इसी तरह से y में मोमेंटम की बात करूं भाई, y में इनिशियल मोमेंटम नहीं था, y में कोई इनिशियल मोमेंटम नहीं था इसका, y में तो ये जा ही नहीं रही थी, तो y का मोमेंटम इनिशियल कितना था, 0। लेकिन कोलिजन के बाद y में वेलोसिटी है, रिजोल्व कर आई है, ये v1 जा रही थी, ये v2 रिजोल्व कर पता चला
m1 मास की v1 sin थीटा 1 वेलोसिटी है। m1 मास और v1 sin थीटा 1 वेलोसिटी y में प्लस m2 मास और v2 sin थीटा 2 वेलोसिटी y में, तो पहले पार्टिकल का y में मोमेंटम, दूसरे पार्टिकल का y में मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम था ही नहीं y में 0। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई भाई? सेकंड बन गई है यहाँ पर भाई। दो इक्वेशन तो बन गई मेरे पास भाई, और दो इक्वेशन भाई मैं मोमेंटम को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज कर सकता था, जिससे दो इक्वेशन बन गई, एक x के मोमेंटम से, एक y के मोमेंटम से। और मैं क्या सोच सकता हूं भाई, इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रही होगी। ये इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन, ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रही होगी भाई। हाफ m1 u1 का स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, और हाफ m2 u2 का स्क्वायर दूसरे की काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर। भाई v1 स्पीड से गया है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पीड है इसकी, v1 स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में गया हो, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसीलिए हाफ m1 v1 स्क्वायर लगाया मैंने और प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर लगाया। इक्वेशन नंबर 3 बन गई भाई। और तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अब मेरे पास जिससे मैं चौथी इक्वेशन बना सकूं, और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। क्यों है ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी? भाई थीटा 1 एक वेरिएबल है, मतलब अननोन है मेरे लिए। मुझे क्या पता है, u1 u2 इनिशियल वेलोसिटीज और m1 m2 मास पता है, इसके अलावा थीटा 1 थीटा 2 अननोन है, फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 भी अननोन है, वेरिएबल 4 है, इक्वेशन 3 है, मैथ्स कहता है नामुमकिन है। भाई कितने, एक थीटा 1, एक थीटा 2 और एक v1 और एक v2, वेरिएबल कितने हैं? 4 हैं, और इक्वेशन कितनी है? 3 है। मैथ्स कह रहा है नामुमकिन है, मैथ्स कह रहा है इम्पॉसिबल है। 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए इससे आगे मैं डिराइव नहीं करूंगा। मैं लिखूंगा कि इट इज नॉट पॉसिबल, आप लिखिएगा यहां पर, इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व वैल्यूज ऑफ 4 वेरिएबल्स विद 3 इक्वेशंस। तो ऐसा नहीं था, ये नहीं कर सकता आगे, डेरिवेशन इससे आगे नहीं जाएगा। फिर इसका क्या समाधान है भाई? समाधान ये है भाई, थीटा 1 थीटा 2 v1 या v2 चार में से किसी एक की वैल्यू अगर एक्सपेरिमेंट से फाइंड कर ली जाए, मतलब जब इस तरह से कोलिजन हुआ, अगर आपने ये ऑब्जर्वेशंस करी कि ये इस डायरेक्शन में गई है, तो ये थीटा 1 एंगल कितना बना, ये तो देख सकते हैं भाई हम। जब अगर मैं भाई सीधी सी बात, कोई वीडियो बनाई जाए कोलिजन की, तो किस डायरेक्शन में वो गई है उसे ट्रेस किया जाए। क्रिकेट में देखते हैं ना, बॉल फेंकी गई है, पैड पर जाकर लगी है, और वो ट्रेस करता है कि विकेट पे जाके लगती या नहीं लगती, भाई आगे का पाथ कैसा होता, तो वो देखा जा सकता है भाई, मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं जिससे 4 में से किसी एक की वैल्यू, खास तौर पर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद 3 वेरिएबल रह जाएंगे और इन इक्वेशन से उसे सॉल्व किया जा सकता है उसके बाद। तो ये तरीका रहेगा इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन को। हमारा डेरिवेशन बस इतने ही रहेंगे, ये इक्वेशंस ही बना पाएंगे, हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद आपने लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल टू सोल्व 4 वेरिएबल्स विद 3 इक्वेशंस, सो वी हैव टू फाइंड वन ऑफ द वेरिएबल एक्सपेरिमेंटली, तो देन ऑल द रिमेनिंग 3 वेरिएबल्स कैन बी ऑब्टेन्ड, भाई उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ये लिखिएगा इस तरह से भाई। तो ये बात थी भाई किसकी, इलास्टिक कोलिजन इन किसकी, 2 डायमेंशन की। इससे पहले जान चुका हूं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन भाई, सॉरी 1 डायमेंशन। एक और कोलिजन है भाई इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में आप जानते हैं, और इन इलास्टिक कोलिजन होता है जिसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस। तो एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है,
तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब जिसमें एनर्जी का सारा लॉस हो जाएगा इस तरह से। और कैसे भाई, एक बुलेट को फायर किया और एक बुलेट मान लीजिए किसी दीवार में जाकर गड़ गई है, दीवार अपनी जगह से हिली नहीं है, बुलेट भी उसके अंदर फंस गई है और एनर्जी का क्या हो गया है, सारी की सारी एनर्जी का लॉस हो गया है भाई। ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ये इनइलास्टिक कोलिजन है। और ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है अगर कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स चिपक जाएं, कंबाइन हो जाएं। आप भाग रहे थे और आप भागते भागते किसी ट्रॉली में चढ़ जाएं, तो आप ट्रॉली के अंदर बैठ गए हैं जाकर, ये कोलिजन कैसा था, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन था। तो आप ये सोचिए कि एक चेयर रखी हुई है और चेयर में व्हील्स लगे हुए हैं और वो रुकी हुई है मान लो एक जगह पर, आप दौड़ते हुए आए और जंप कर कर चेयर पर बैठ गए, चेयर भी और आप भी एक साथ आगे की तरफ मूव करने लगेंगे। अगर मान लीजिए भाई एक चेयर है और इस चेयर के अंदर, इस चेयर में व्हील्स लगे हुए थे, तो इस चेयर में अगर व्हील्स लगे हुए हैं और एक आदमी है, आदमी कौन है, बच्चा है, और ये बच्चा कौन है, आप हैं, ये बड़े सुंदर से बच्चे आप हैं और खुश होकर आप हंसते हुए दौड़ते हुए आ रहे थे और दौड़ते हुए आए हैं आप और दौड़ते 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 आप सीधा इस चेयर पर बैठ गए। इस चेयर का मास m2 है, आपका मास m1 है, इसकी स्पीड u2 है, आपकी स्पीड u1 है। फिलहाल तो मैंने मान लिया कि ये रेस्ट पर थी भाई, फिलहाल तो मैंने मान लिया कि ये दूसरी वाली ऑब्जेक्ट किस पर थी भाई, रेस्ट पर थी। और कोलिजन के बाद ये दोनों चिपक जाएंगे इस तरह से। मान लीजिए एक बॉगी, ट्रेन की एक बॉगी है इस तरह से, और पटरी पर ट्रेन की एक बॉगी है और ये रेस्ट पर है, और दूसरी बॉगी आए भाई इधर से और आकर टक्कर मारे भाई, और टक्कर मारने के बाद ना ये चिपक जाए, जुड़ जाए, फिर ये दोनों एक साथ चलने लगेंगी। इसी तरह से एक ब्लॉक था, इस तरह से एक ब्लॉक है, और ब्लॉक को भी छोड़िए भाई, ब्लॉक को भी छोड़ देते हैं, ट्रॉली को भी छोड़ देते हैं, आपकी चेयर की बात को भी छोड़ देते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जांपल भाई, एक पेंडुलम कंसीडर करिए भाई, एक पेंडुलम कंसीडर करिए, और इस पेंडुलम में एक ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक लगाया गया है, वुडन ब्लॉक भाई, इस तरह से एक वुडन ब्लॉक लगाया गया है। इस वुडन ब्लॉक का मास कितना है, m2, और ये एक बुलेट है भाई, ये बुलेट फायर की गई है, और ये बुलेट जो फायर की गई है, तो ये बुलेट जो फायर की गई है इसका मास कितना है, m1, और इसकी स्पीड कितनी है भाई, u1। और ये जो दूसरी वाली है इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड अभी कितनी है भाई, 0, ये रेस्ट पर है भाई। ये बुलेट आकर जैसे ही इस लकड़ी के डिब्बे पे टकराएगी तो इसके अंदर भाई, पेड़ के अंदर बुलेट फायर कर जाए तो पेड़ के अंदर फंस जाएगी, तो इसी तरह से इस वुडन ब्लॉक पर जब बुलेट टकराएगी ना, इसके अंदर फंस जाएगी भाई, वो इसके अंदर घुस जाएगी, और ये दोनों अब कंबाइन सिस्टम हो गए हैं, m1 m2 मिलकर एक कंबाइन सिस्टम हो गए हैं, और दोनों एक साथ चलेंगे भैया। जैसे ही ये बुलेट आकर टकराएगी, मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, ये ब्लॉक आगे जाएगा, ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगी। कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट आकर टकराए, कोलिजन करे, कोलिजन के बाद स्टिक टुगेदर, जुड़ जाए वो, और एक ही स्पीड से चलने लगे, उसे कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में फाइनल स्पीड क्या होगी, ये हमें जानना था, तो हम लगा सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया जाए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है m1 मास की ऑब्जेक्ट u1 स्पीड से चल रही थी, प्लस दूसरी वाली रेस्ट पर की मोमेंटम 0 था, कोलिजन होने के बाद दोनों जुड़ गई, यानी m1 प्लस m2 टोटल मास हो गया, और v एक ही स्पीड से अब ये दोनों चल रहे हैं। तो कितनी स्पीड से ये चलने लगेंगे कोलिजन के बाद, वो v स्पीड की वैल्यू m1 प्लस m2 डिवाइड में भेजिए भाई, m1 अपॉन में m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई में
u1 इतनी स्पीड से ये दोनों चलने लगेंगे, कॉमन स्पीड भाई, एक ही स्पीड से दोनों आगे जा रहे हैं, इसे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और इस तरह के कोलिजन में एनर्जी का लॉस हुआ है। जब इलास्टिक इनइलास्टिक नाम ही कह दिया तो एनर्जी का क्या हुआ है भाई, लॉस। पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m1u1 का स्क्वायर, अब इन दोनों की मिलकर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 प्लस m2 मास, और ये स्पीड का स्क्वायर कर दूं भाई, और माइनस कर कर आप देखेंगे आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। या फाइनल अपॉन इनिशियल को डिवाइड कर कर रेशियो फाइंड आउट करिए, ये होमवर्क है आपके लिए, रेशियो 1 से कम आएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 का स्क्वायर, सिर्फ इसके बाद उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो थी। कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ, दोनों का मास m1 प्लस m2, दोनों की एक ही स्पीड है ये, और ये उसकी वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी, या आप ऐसे करिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड करिए, इसे सोल्व करिए, सिंपलीफाई करिए, मैथ्स है ये, और ये रेशियो आपकी 1 से स्मॉल आएगी लास्ट में। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम है, इसका मतलब कुछ एनर्जी का लॉस हो गया है। तो इसका मतलब कुछ एनर्जी का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। ये बात हमने यहाँ पर जान ली है इस तरह से। तो ये बातें थी कोलिजन को लेकर भाई। यहाँ पर एक और फैक्ट के बारे में जानते हैं। चैप्टर का पूरा नाम था वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क के बारे में पूरा पढ़ लिया, पावर एनर्जी के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब बारी आई है पावर की। पावर का फॉर्मूला समझ लें भाई, 12वीं में बहुत काम आएगा। वैसे पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज द रेट ऑफ doing work, the rate of doing work is called power। तो वर्क करने का रेट, कहने का मतलब कितना वर्क आपने किया है एक सेकंड में, मतलब यूनिट टाइम में, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर में। तो एक बल्ब है आपके पास 100 वाट का, और एक एसी है आपके पास 1000 वाट का। हम कहते हैं ना 1 टन का एसी, मतलब 1000 वाट का एसी है, वो पावर है वो इसकी। अब ये वाट, ओहो पहले पावर की वाट तो बतानी थी, गलती भाई। अगर पावर होता है काम कितना किया है एक सेकंड के अंदर, मतलब यूनिट टाइम के अंदर। मैंने आप सभी को एक होमवर्क दिया है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम होगी, ये आपको शो करना है। और ये शो करने के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया है। हो सकता है कुछ बच्चे इसे मुझे आज रात तक ही सबमिट कर दें, हो सकता है कुछ बच्चे कर मुझे कल सबमिट करें, हो सकता है कुछ बच्चे परसों तक करें। भाई जो ज्यादा टाइम ले रहा है ना सेम वर्क को करने में, उसकी पावर कम है, और जो कम टाइम में काम को खत्म कर रहा है उसकी पावर ज्यादा है। तो वही बात थी भाई हमारे पास, वर्क कितना किया टाइम में या एनर्जी कितनी खर्च करी टाइम में, उसे पावर कहते हैं। तो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है। अगर कांस्टेंट वर्क हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट कराया, तो कुछ वर्क किया, अपॉन में टाइम करूं, पावर होगी वर्क अपॉन में टाइम। अगर फोर्स कैसा है, वेरिएबल है, तो वर्क भी कैसा होगा, वेरिएबल होगा। पहले स्मॉल वर्क की बात करूं और स्मॉल टाइम में इसे किया गया है, तो जब वर्क कांस्टेंट नहीं है तो पावर भी चेंज हो रही होगी। इंस्टेंटेनियस आप लिख रहे थे, आप पहले लिख रहे थे, आपने एक पेज को 1 मिनट में भर दिया, दूसरे पेज को आधी मिनट में भर दिया, तीसरे पेज को 15 सेकंड में भर दिया। आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, अभी आप ज्यादा काम कर रहे हैं, पावर बढ़ाते जा रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितनी पावर होगी उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर में। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती थी, जानते हैं आप इन सब के बारे में, तो ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या था। जब कांस्टेंट वर्क नहीं है, जब वर्क क्या है कांस्टेंट रेट से नहीं हो रहा है, तो पावर dw/dt लिखी जाएगी। वैसे dw
मतलब फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। भाई इंटीग्रेशन करूंगा तो टोटल वर्क आएगा, लेकिन अभी टोटल वर्क की बात नहीं करनी। फोर्स को तो फोर्स रहने दीजिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी लिखा जा सकता है। भाई ये भी समझ लीजिएगा, F डॉट v फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी पावर के इक्वल है। आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर फोर्स कितना लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी किसके इक्वल है, पावर के इक्वल है। क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, हेंस मैं लिख सकता हूं भाई पूरी जो कॉन्फिडेंस के साथ, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या बनेगी इसकी, एसआई यूनिट क्या होती है, वाट होती है। एसआई यूनिट जो होती है वह वाट होती है। डायमेंशंस की बात करी जाए तो भाई पावर ml2 t-3 है। वर्क अपॉन टाइम से इसके डायमेंशंस भी आ गए हैं। और भाई कहा जाए आपको डिफाइन 1 वाट, एक वाट को डिफाइन करिए, 1 वाट को डिफाइन करिए तो आप ऐसे कहिएगा पावर बराबर है वर्क अपॉन टाइम के। अगर 1 जूल वर्क करना पड़े 1 सेकंड में तो फिर इसका मतलब 1 वाट पावर होगी भाई उसकी। तो आप लिख लीजिएगा, मैं बोलता हूं डेफिनेशन, इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन 1 सेकंड देन द पावर इज 1 वाट। अगर 1 सेकंड में 1 जूल वर्क हो रहा है तो इसका मतलब पावर क्या लिखी जा सकती है, 1 वाट। ये 1 वाट की क्या रही डेफिनेशन है। इसी के साथ भाई पावर जो होती है ना, अगर हम बहुत ज्यादा बात करें आगे, पावर की प्रैक्टिकल यूनिट की बात करूं, कॉमर्शियल यूनिट की बात करूं, हॉर्स पावर भी होती है भाई। जो ट्यूबवेल की मोटर्स, ट्यूबवेल की मोटर्स होती हैं या बड़ी बड़ी जो वो मशीनें होती हैं, उनकी हॉर्स पावर में पावर होती है। तो मैं कॉमर्शियल यूनिट ऐसे अलग से नॉलेज के लिए लिख लीजिएगा, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल जो है वो या बड़ी यूनिट की बात करूं, कॉमर्शियल यूनिट होती है हॉर्स पावर में। हॉर्स पावर भाई घोड़े की ताकत, घोड़ा बहुत ताकतवर होता है भाई, तो उसका नाम दिया गया है एक तरह से। ये मत सोचना कि भाई घोड़े के नाम पर डाली गई है भाई, तो घोड़े की तरह ताकतवर है भाई, बहुत पावर है। तो बड़ी पावर्स को हॉर्स पावर में लिखा जा सकता है। एनर्जी की भी यूनिट की बात करनी थी भाई, क्योंकि आपने पावर का जो फॉर्मूला पढ़ लिया है वो वर्क अपॉन में टाइम पढ़ लिया है। इसका मतलब वर्क कितना लिखा जा सकता है, पावर इनटू में टाइम लिखा जा सकता है। भाई वर्क को एनर्जी भी लिखा जा सकता है, जितना वर्क हो रहा उतनी एनर्जी है इसका मतलब। भाई क्या था, पावर एक एलईडी बल्ब की 5 वाट 10 वाट है। चलो मैं मान लेता हूँ पुराने बल्ब आते थे और वो पुराने बल्ब, उनमें टंगस्टन का फिलामेंट होता था, 10वीं क्लास में आप पढ़ते थे। वो 100 वाट का बल्ब था, सब्जी मंडी वगैरह में लगे रहते थे बड़े बड़े भाई। अब तो एलईडी हैं, CFL हैं और एलईडी हैं, बहुत अच्छे हैं, लाइफ इनकी अच्छी है, अच्छी लाइट, ब्लू कलर की लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक अच्छी लाइट होती है और बहुत ही कम इनकी पावर है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस भी नहीं करते हैं। तो 5 वाट या 10 वाट की मेरे पास, मान लीजिए 100 वाट का एक बल्ब है और एक एसी जो है वो क्या कर रहा है, 1 टन का एसी मतलब 1000 वाट का एसी है, 10 गुना पावर है भाई। 1 घंटे में जितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करी है किसने, बल्ब ने, उससे 10 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहा है कौन भाई, एसी। तभी तो एसी चलाने वालों के घर में बिल ज्यादा आता है भाई इस तरह से। और क्या था कि भाई पावर ज्यादा है, यानी 1 घंटे में वो वर्क भी ज्यादा कर रहा है और ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। एसी हुआ, गीजर हुआ, बड़े बड़े एप्लियंसेस हुए, इलेक्ट्रिक आयरन हुई। अगर मुझे ये जानना है कि कितनी एनर्जी की खपत हुई है या कितना वर्क हुआ है, एक ही बात अभी वर्क है। अगर आपने पावर को जूल में, अगर आपने पावर को वाट में पुट किया है, पावर की वैल्यू अगर वाट में पुट करी है
और टाइम की वैल्यू अगर सेकंड में पुट करी है तो मेरा एनर्जी का जो आंसर है वो जूल में आ जाएगा। अगर पावर वाट में है, टाइम सेकंड में है, तो मेरा एनर्जी का आंसर जूल में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पावर की वैल्यू वाट में गिवन है बट उसे 1000 से डिवाइड करूं किलोवाट में लिखा जाए। भाई 1000 वाट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 किलोवाट के, तो 1 किलोवाट के वाट एसआई यूनिट है बट किलोवाट में लिख दूं अगर मान लो, तो भाई किलोवाट में अगर आपने पावर की वैल्यू रख दी है और टाइम सेकंड में ना रखकर आपने आवर में रख दिया है, जो भी वैल्यू रखी होगी, तो फिर भाई किलोवाट आवर आपका न्यूमेरिकली जो भी आंसर आएगा, अगर ये 2 किलोवाट है और ये 2 आवर है तो 4 हो जाएगा, तो कुछ भी इनकी वैल्यू है, लेकिन यूनिट एज इट इज किलोवाट में पावर थी, आवर में टाइम था, तो एज इट इज जो आपका आंसर आएगा एनर्जी का कि कितनी एनर्जी इसने खर्च करी है, उसकी यूनिट एज इट इज किलोवाट आवर ही लिख दीजिए भाई। तो किलोवाट आवर क्या होती है? यूनिट होती है किसकी? एनर्जी की। किलोवाट आवर, अगर आपने पावर को किलोवाट में और टाइम को आवर में पुट किया है तो किलोवाट आवर एनर्जी की क्या बन जाती है? यूनिट बन जाती है इस तरह से किलोवाट आवर। और आप अपने घर के इलेक्ट्रिक मीटर में देखिए, घर के बाहर जो मीटर लगा हुआ है उसमें एक डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले पे रीडिंग्स आपकी शो होती है 19,428, बाहर लिखा हुआ है किलोवाट आवर। यानी जब से आपका मीटर लगा है इतने किलोवाट आवर एनर्जी की खपत आप कर चुके हैं, और 1 किलोवाट आवर से एक यूनिट बनती है। 1 किलोवाट आवर से एक यूनिट बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 200 किलोवाट आवर की एनर्जी का खपत किया है महीने में, तो आपका मीटर 200 यूनिट शो कर रहा है, और 200 यूनिट के अकॉर्डिंग आपके पास BSES दिल्ली राजधानी, वही हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे पास वो BSES से आ रही है, रिलायंस कंपनी से आ रही है, उसका बिल आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद हो हमारे मुख्यमंत्री का, हमारे CM का धन्यवाद है। 200 यूनिट से कम आएंगी तो कोई बिजली का बिल नहीं आएगा और फ्री में ऐश करिए। तो 1 किलोवाट आवर की बात हुई है यहाँ पर भाई। 1 किलोवाट आवर एक यूनिट बन गई है और वो एक यूनिट के इक्वल है। वैसे 1 किलोवाट आवर में जूल कितने होंगे? अगर ऐसी बात आ जाए कि 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है, वैसे किलोवाट को 1000 वाट लिखा जा सकता है, यानी 10⁻3, और एक आवर में 60 मिनट होती हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होती हैं। यूं कन्वर्ट कर दिया जाए तो 6 6 36, 2 0 और 3 10 की पावर 5, यानी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल में। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 क्या होते हैं? जूल होते हैं भाई। पावर को वाट में रखोगे, टाइम को सेकंड में रखोगे तो जूल में आंसर आएगा, और अगर आप पावर को किलोवाट में रख देते हैं, टाइम को आवर में रखते हैं, तो आपका आंसर किलोवाट आवर में एज इट इज आ जाता है भाई। इस तरह से कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, तो हर किसी को ये बात क्या है समझ में आ गई है। इस चैप्टर की भाई मैं एक आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं। इस चैप्टर की एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और उसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को E से डिनोट किया जा सकता है, कोलिजन से रिलेटेड है। जब कोलिजन हुआ है तो कोलिजन से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कोलिजन के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो भाई मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है v2 - v1 और अपॉन में u2 - u1।
तो U2 माइनस U1 या ऊपर V2 माइनस V1 और नीचे U1 माइनस U2। वैसे भी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, आप किसी को भी किसी में से माइनस कर दीजिए भाई। तो कोलिजन होने के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी और कोलिजन होने से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी की रेशियो को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब ये नहीं कि सिलेबस में नहीं है, फिर वही बात, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें अभी नहीं पूछी जाएंगी आपसे, बट ये सिलेबस में है तो मैं आपको बता दूं इसका क्या कॉन्सेप्ट है भाई। बस ये जानने के लिए है कि मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू देखकर ये बता सकता हूं कि किस तरह का कोलिजन है। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है 1, यानी ये रेशियो 1 यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। ऐसा तो हुआ था किसके अंदर, इलास्टिक कोलिजन के अंदर। ऐसा तो होता है इलास्टिक कोलिजन के अंदर, और इसलिए ये इलास्टिक कोलिजन के लिए था भाई E की वैल्यू 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 है इलास्टिक कोलिजन के लिए। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 से कम है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है भाई, ये इनइलास्टिक कोलिजन है। और इनइलास्टिक कोलिजन में इनइलास्टिक कोलिजन की बात करी जाए तो इनइलास्टिक कोलिजन की बात करी जाए तो ये इनइलास्टिक कोलिजन की अगर बात करी जाए तो इनइलास्टिक कोलिजन में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, इसलिए फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कुछ कम हो जाती है, 1 से क्या आई है, स्मॉल आई है भाई, इस तरह से। और तीसरी बात है भाई E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, बाद वाली ज्यादा हो जाए भी पहले से, ये होना तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। कैसे ज्यादा हो गई, कहीं से एनर्जी आई है एक्स्ट्रा, जितनी ऑलरेडी एनर्जी थी इनके पास वहीं कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी आई है भाई। बॉम्ब ब्लास्ट, एक बॉम्ब के सारे पार्टिकल रेस्ट पर थे और जब ब्लास्ट हुआ तो मोशन में आ गए, सबकी काइनेटिक एनर्जी पहले 0 थी, ब्लास्ट होने के बाद सबके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ये आई कहां से, तो ये बॉम्ब ब्लास्ट में देखने को मिला होगा, और इसलिए ये सुपर इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। ये सुपर इलास्टिक कोलिजन कहलाता है, और एनर्जी का लॉस हो जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों कंबाइन हो जाते हैं ना, तो दोनों एक ही स्पीड से मूव करने लगते हैं, और दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हो गई भाई, दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये V2 माइनस V1 0 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू अगर 0 है तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन था, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। क्योंकि कोलिजन के बाद आपको बताया ना अभी, बुलेट ब्लॉक के अंदर घुसी, दोनों एक साथ चलने लगे तो दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इसलिए उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के केस के अंदर में। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भाई ये डेरिवेशंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई खास न्यूमेरिकल कोलिजन पर नहीं पूछे जाएंगे आपसे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, या फिर मैं बात करूं 11th के फाइनल में। और भाई जब बात कर रहे हैं एनर्जी की तो इसको कहां भूल सकते हैं, दुनिया के महानतम साइंटिस्ट की बात, और ये हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन भाई 12वीं क्लास में तो इस बात पर एक पूरा चैप्टर है, तो इस पर 12वीं में पूरा एक चैप्टर है, लेकिन अभी सिर्फ फॉर्मूले की बात करेंगे। मास एनर्जी रिलेशन का क्या फॉर्मूला था भाई, एक ऐसा फॉर्मूला जिसको बनाने के बाद आइंस्टाइन पूरी जर्मनी में फेमस हो गया था, बहुत फेमस पर्सन हो गया था। भूल जाता था चीजें, बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रहती थी, मैंने पहले की लाइव क्लास में डिस्कस किया होगा। और एल्बर्ट आइंस्टाइन चीजें भूल जाता था, और अपने कॉलेज में आइंस्टाइन
मैथ्स और फिजिक्स को छोड़कर बाकी के सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था। जहां आपका इंटरेस्ट हो वहां आपको बेस्ट बनना है, जहां आपका इंटरेस्ट है वहां आपको बेस्ट बनना है, सबसे बेस्ट बनना है, आपको उत्तम बनना है भाई, परफेक्ट बनना है उसके अंदर। तो जहां आप काम करें, जिस काम को करें उसे परफेक्ट तरीके से करें, जिस काम में आपका इंटरेस्ट है वो जबरदस्त होना चाहिए भाई आपके लिए। यही आइंस्टाइन बता रहे हैं भाई। मैथ्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले याद रहते थे, थ्योरी याद रहती थी, और तो अपने घर का पता भी याद नहीं रहता था, लिख कर रखता था। टैक्सी वाले को कहता भाई यहाँ छोड़ दे मेरे को। तो भाई आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन ये कहता है कि कोई भी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। पेट्रोल का कुछ मास था और बर्न होने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कोई एम मास था और ये एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है भाई, बर्न हुआ है, बर्निंग के बाद हुआ है, या कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ है भाई, एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटा, वो मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। तो मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है तो कितनी एनर्जी इसने रिलीज करी होगी अपने अंदर से? ये आइंस्टाइन कहता है मास को स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर भाई। m क्या है? मास, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम की बात है भाई। c से लाइट की स्पीड को डिनोट करते हैं वैक्यूम में, किसी और मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है ना, इसीलिए वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और उसी की वैल्यू ली गई है यहाँ पर भाई। और इस सिंबल का मतलब है, ये चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट था। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये बाद में 8वें चैप्टर में आपको समझाऊंगा, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में समझाऊंगा। तो यहां तक की बात आपको क्लियर है भाई कि आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन का मतलब m मास अगर पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो कितनी एनर्जी अपने अंदर से रिलीज करेगा? तो ये c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर फॉर्मूला आया, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन कहा जाता है इसे। तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। गाइस कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की, और अब आपके टेस्ट भी संडे को और एमसीक्यू भी आने वाले हैं, तो फिर से तैयार हो जाइए एक दोबारा रूटीन में टेस्ट के साथ, एमसीक्यूज के साथ। थैंक्स गाइस।